नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रघुवर दास ने उड़ीसा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कहा, गरीब जनता के लिए 24 घंटे खुला रहेगा राजभवन। झारखंड के सीएम रह चुके रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल की शपथ ली। उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सांडकी ने पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में रघुवर दास का सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वागत किया। इससे पहले रघुवर दास ने मंगलवार को उड़ीसा पहुंचे, जहां उन्होंने पुरी धाम में जगन्नाथ स्वामी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने महाप्रभु से सभी के कल्याण की कामना की। इसके बाद मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उड़ीसा राज्य भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के कई नेता शामिल हुए। इनमें बोकारो विधायक बिरंची नारायण, गंगोत्री खुजूर, झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर डॉक्टर दिनेश उरांव शामिल हुए। रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नई दिल्ली में मुलाकात कर उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा। दिल्ली में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी शिष्टाचार मुलाकात की। इससे पहले दिन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बनाए जाने की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी हुई है। पूर्व सीएम रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया जाना लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय माना जा रहा है। वे उड़ीसा के राज्यपाल दास गणेशी लाल की जगह लेंगे। उन्होंने जमशेदपुर के टाटा स्टील में एक मजदूर नेता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। रघुवर दास 1995 से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। परीक्षा का बहिष्कार करने वाले 16 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज। ओएमआर सीट में गड़बड़ी का आरोप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परीक्षा का बहिष्कार करने वाले 16 अभ्यर्थियों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला पुटकी थाने में दर्ज कराया गया है। अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। डीएवी अलकुस्सा परीक्षा केंद्र के प्राचार्य राकेश कुमार सिन्हा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में कहा गया कि कुमार चंद्र मोहन एवं अन्य अभ्यर्थियों की प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित थी। इसी क्रम में विद्यालय के रूम नंबर 21 में परीक्षार्थियों के सामने नियमानुकूल सील तोड़कर ओएमआर सीट वितरित की गई। इसी क्रम में एक अभ्यर्थी ने बताया कि उसको ओएमआर अनुपलब्ध है। इसके बाद कुमार चंद्र मोहन ने कमरे में शोरगुल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य सभी 15 विद्यार्थियों को भड़काया। कमरे में उपस्थित 21 में से 16 अभ्यर्थी परीक्षा का बहिष्कार करने लगे तथा आयोग के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिए, जबकि नियमानुसार बफर पैकेट से उक्त अभ्यर्थी के मिसिंग ओएमआर के स्थान पर अन्य ओएमआर उपलब्ध करा दिया गया। 21 में से 16 अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद इन्होंने परीक्षा का बहिष्कार करते हुए हंगामा किया। हजारीबाग में ट्रेन की चपेट में आए 9 लोग, 2 की हुई मौत। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के रेलवे 23 नंबर दलदलिया गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और एक पुरुष की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर की सुबह लगभग 7 बजे चरही पंचायत के सरबाहा गाँव के 7 महिला और 2 पुरुष ट्रैक्टर से सवार होकर अपने गाँव दूधी माटी लाने के लिए रेलवे पटरी पार कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत। इस बार भी जेल में ही बीतेगी दिवाली और छठ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। अब पूजा सिंघल की जमानत पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। ऐसे में पूजा सिंघल की दिवाली और छठ जेल में ही बीतेगी। मालूम हो कि ईडी ने मनरेगा घोटाले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। पहले पीएमएलए कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। आज की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष पुरस्कार का किया ऐलान। झारखंड के 7 आईपीएस समेत 16 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट अभियान पदक सम्मान। झारखंड के 7 आईपीएस अधिकारी समेत कुल 16 पुलिसकर्मियों का नाम पदक के लिए चयन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक का ऐलान कर दिया है। इस साल की सूची में संजय आनंद लाटकर, आईजी होमकर अमोल बिनुकांत, राजकुमार लाकड़ा, डीआईजी अनूप बर्थरे, एसपी शिवानी तिवारी, अंजनी अंजन,
अंजनी कुमार झा सहित कई इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल के नाम को शामिल किया गया है। इस पदक की शुरुआत 23 जुलाई 2018 को हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक का ऐलान किया था। पदक पूरे भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, सीपीओ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सुरक्षा संगठनों को दिया जाता है। इस पदक में सुरक्षा बलों को आतंकवाद, सीमा कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और बचाव कार्यों के लिए विशेष अभियान चलाने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। झारखंड में भूकंप के झटके, मौसम विज्ञान केंद्र ने दी यह जानकारी। आज सुबह झारखंड में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राज्य की उपराजधानी दुमका से 24 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व का इलाका रहा। यह जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि भूकंप के झटके सुबह 3:22 पर महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.7 थी। उन्होंने कहा कि भूकंप के झटके काफी हल्के थे। किसी भी तरह की जान माल के नुकसान होने की आशंका नहीं जताई गई है। गुमला चौकीदार भर्ती के आवेदन करने की तिथि 6 नवंबर तक बढ़ी। गुमला जिला में चौकीदार भर्ती को लेकर आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि अक्टूबर 2023 में दुर्गा पूजा अवकाश एवं अन्य कारणों से कार्यालय बंद होने के कारण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 6 नवंबर 2023 तक विस्तारित किया जाता है। आवेदन पत्र दिनांक 6 नवंबर के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। बता दें कि गुमला जिला के 12 प्रखंडों के चौकीदार के लिए 226 पद हैं। चौकीदार में भर्ती के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि पहले 30 अक्टूबर थी, परंतु कई बेरोजगारों द्वारा आवेदन नहीं भरने के कारण तिथि बढ़ाई गई है। सोमवार को गुमला पोस्ट ऑफिस में करीब 2000 आवेदकों ने अपना आवेदन भरा। सुबह 6 बजे ही पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी कतार में बेरोजगार लग गए थे। वहीं सुबह 10 बजते ही आवेदक अपना अपना आवेदन जमा करने में लग गए। इस संबंध में पोस्ट मास्टर रुपेश चंद्रा ने कहा कि सोमवार को करीब 2000 आवेदन जमा हुआ। अब तक लगभग 15,000 से अधिक आवेदन जमा हो चुका है। जामताड़ा के किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलेंगे 4,000 रुपए। समारालय स्थित SGSY हॉल में झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ DC शशि भूषण मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। DC ने कहा कि इस साल बारिश में कमी के कारण धान की बुआई नहीं हो पाने की वजह से किसान को बहुत ही नुकसान हुआ है। राज्य के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। किसानों को राहत पहुँचाने के लिए झारखंड सरकार किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत आपदा के कारण किसानों को हुए फसल नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और रबी फसल की खेती के लिए उनके हाथ में पूंजी मिल सके। सरकार राज्य के किसानों को फसल राहत योजना के तहत इस साल 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी तथा 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। मौके पर अपर समाहर्ता सुरेंद्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रजीत खालको समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। माओवादी नवीन यादव नई समर्पण नीति के तहत जाएगा खुला जेल, 15 लाख रुपए का है इनाम। झारखंड सरकार की नई समर्पण नीति के तहत सरेंडर कर सीधे खुला जेल या कैंप जाने वाला पहला नक्सली होगा। माओवादी संगठन का जोनल कमांडर नवीन यादव, उस पर 15 लाख रुपए का इनाम है। अगले 2-3 दिनों में चतरा पुलिस के समक्ष नवीन का विधिवत सरेंडर कराया जाएगा। हालांकि काफी पहले से यह पुलिस के संपर्क में है। इसके खिलाफ विभिन्न जिलों में करीब 4 दर्जन मामले दर्ज है। नवीन मूल रूप से चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बसकुटा का निवासी है। यह संगठन के लिए लेबी वसूलने का भी काम करता था। लेबी के पैसे से उसके द्वारा रेडमा में 18.5 एकड़ और प्रतापपुर में 12.78 एकड़ जमीन खरीदने की बात सामने आई थी। बता दें कि नई नक्सल सरेंडर पॉलिसी के तहत सिर्फ पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा के बाद जेल IG के अनुमोदन से नक्सली हजारीबाग स्थित खुला जेल सह पुनर्वास कैंप भेजे जाएंगे। पहले सरेंडर के बाद नक्सली जेल भेजे जाते थे, फिर 6 महीने की प्रक्रिया के बाद खुला जेल भेजा जाता था। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नई समर्पण नीति के तहत ज्यादा से ज्यादा नक्सली सरेंडर करे, इसको लेकर झारखंड पुलिस नक्सलियों के परिजनों व उनसे जुड़े लोगों सहित अन्य को बल्क मैसेज भेजेगी। साथ ही पोस्टर व पर्चे के जरिए भी उन तक यह संदेश पहुंचाया जाएगा। FM व विज्ञापन आदि का भी सहारा पुलिस लेगी। बल्क मैसेज भेजे जाने की शुरुआत कोल्हन क्षेत्र से होगी। वर्तमान में वहां पर नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी कर नक्सलियों को दबोचने में झारखंड पुलिस व CRPF की टीम लगी हुई है।
टाटा स्टील में ठेका मजदूरों का वेतन नए सिरे से तय, नया वेतनमान अक्टूबर से लागू। टाटा स्टील ने अपने वेंडरों के लिए एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी का अपने कर्मचारियों को भुगतान करे। 1 अक्टूबर 2023 से राज्य सरकार के द्वारा परिश्रमिक भुगतान की नई दर तय की गई है। सभी वेंडरों को तय नियम के मुताबिक वेतनमान देने को कहा गया है। 1 मार्च 1978 को हुए समझौते के तहत ठेका मजदूरों को बेसिक वेतन में अतिरिक्त 90 पैसे प्रतिदिन और मेडिकल सुविधा के नाम पर 50 पैसे प्रतिदिन भुगतान करने को कहा गया है। 10 अगस्त 1990 के बिहार सरकार के तत्कालीन आयुक्त के स्तर पर हुए समझौते के मुताबिक जो ठेका कर्मचारी सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं उनको सप्ताह में अतिरिक्त 1.40 रुपये देने को कहा गया है। यह राशि इसी माह से भुगतान करने के लिए कहा गया है। इस भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए HRM की टीम लगातार काम कर रही है। ऑन द स्पॉट मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, झारखंड सरकार ने बनाया प्लान। इस योजना के तहत होगा काम। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरे चरण की शुरुआत 16 नवंबर से होगी। कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ सोमवार को अपने कार्यक्रम में चर्चा की। साथ ही 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। अगली कड़ी में जिला उपायुक्तों के साथ मुख्य सचिव बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान अलग से शिविर लगा ऑन द स्पॉट जाति प्रमाण पत्र आदि दिया जा सकता है। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत लगने वाले शिविरों में फोकस योजनाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार इस बार अबुआ आवास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन, SHG क्लस्टरों और फेडरेशनों के लिए बैंक क्रेडिट लिंकेज के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं। वहीं जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शिविरों में राजस्व अभिलेखों के सुधार, सामुदायिक और व्यक्तिगत वन पट्टा के नए दावे जमा किए जा सकेंगे। 15वें वित्त आयोग मनरेगा के तहत सामुदायिक बुनियादी ढांचे और कार्यों के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ ही CMEGP, पशुधन, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन तथा अन्य योजनाओं के आवेदन पर भी फोकस किया जा सकता है। बढ़ती कीमत से ब्रेक, 65 लाख परिवारों को दाल का इंतजार, झारखंड सरकार की योजना अटकी। झारखंड सरकार ने राज्य के 65 लाख परिवारों को 1 रुपए की दर पर हर महीने 1 किलो दाल वितरण की योजना विधानसभा में घोषित की थी। मार्च 2023 में विधानसभा से पास नए साल के बजट में इसे बाकायदा शामिल भी किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 555 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। कायदे से दाल वितरण की योजना अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी। दाल की बाट जो होते लाभुक के सामने नवंबर का महीना भी पहुंच गया, लेकिन अभी तक दाल का वितरण शुरू नहीं हो पाया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने खुले बाजार से 3 बार दाल खरीदने के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन दाल की कीमत सरकारी मापदंड से ज्यादा होने के कारण दाल नहीं खरीदी जा सकी। अंततः सरकार ने नाफेड से दाल खरीदने का फैसला लिया। झारखंड सरकार ने पिछले साल ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लगभग 65 लाख लाभुकों को दाल देने की योजना बनाई थी, लेकिन पिछले साल इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। फिर मार्च 2023 में सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में इस योजना को शामिल किया। प्रति परिवार प्रति माह 1 रुपए की अनुदानित दर से 1 किलो दाल वितरण की योजना को अमली जामा पहनाएगा। लाभुकों के बीच 1 रुपए की अनुदानित दर पर चने की दाल का वितरण करने के लिए सरकार ने अगस्त महीने की कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर कई नियमों में फेरबदल भी किया गया। दाल खरीदने के लिए सरकारी संस्थान का चयन राज्य सरकार के लिए व्यवस्था हो गई है। जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में विशेष हेल्थ कार्ड वितरित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निर्देशक LS चांगसन ने झारखंड स्वास्थ्य मिशन के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को इस मामले में एक पत्र लिखा है। इसमें राज्य के कमजोर जनजातीय समूह से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। इस मिशन को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी के उलीहातू में लॉन्च करने की योजना बनाई है। लॉन्च कार्यक्रम का समन्वय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस कार्यक्रम में प्रमुखता से भाग लेने का निर्देश दिया गया है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के जनजातीय समूह के लाभार्थियों को आयुष्मान और सिकल सेल कार्ड वितरित किया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सिकल सेल और गैर संचारी रोगों आयुष्मान कार्ड
कार्ड और ABHID की जांच के लिए एक अभियान चलाने का अनुरोध किया गया है ताकि 15 नवंबर को पर्याप्त संख्या में कार्ड वितरित किया जा सके। आसानी से कार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन को सहयोग करने को कहा गया है। महंगाई की मार, प्याज के भाव निकाल रहा आंसू। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में हुई बारिश के कारण सब्जियों के भाव आसमान पर है। प्याज जहां लोगों के आंसू निकाल रहा, वहीं फूलगोभी के भाव भी चढ़े हुए हैं। 2 महीने में ही सभी सब्जियों के भाव 2 गुने से ज़्यादा हो गए। 30-40 रुपये प्रति किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों मार्केट में 60-70 रुपये प्रति किलो बिक रहा। फूलगोभी 70 रुपये प्रति किलो तक बिक रही। टमाटर 30, हरी मिर्च 100, बैगन 40, मूली 40 तक बिक रही है। सब्जी उत्पादक बेड़ों के किसान पंकज खजूर व पासवान महतो ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से फसल बर्बाद हो गई। अभी लगाई नई फसल में फूल नहीं आए हैं। 10 से 15 दिन बाद ही सब्जियों की कीमतों में कमी की उम्मीद है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर हुई कार्रवाई। 10 लाख स्कूली बच्चों को अब तक नहीं मिले ड्रेस की राशि। सभी हेडमास्टरों का वेतन बंद। बैंक अकाउंट नहीं खुलने की वजह से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के करीब 10 लाख स्कूली बच्चों को अब तक पोशाक की राशि नहीं मिल पाई है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद विभिन्न जिलों के हेडमास्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खूंटी के सभी हेडमास्टरों का वेतन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। खूंटी डीसी ने समीक्षा बैठक के बाद वहां के जिला शिक्षा अधीक्षक ने 27 अक्टूबर को निर्देश दिया है कि उन सभी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों का वेतन स्थगित रहेगा जिसमें छात्रों को पोशाक की राशि नहीं दी गई है। इस संबंध में जिले के सभी BEO को पत्र भेजा गया है। खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा की 19 अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में BEO ने प्रधान शिक्षकों पर आरोप लगाया था कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए कई स्कूलों के हेडमास्टर सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए डीसी ने हेडमास्टरों के साथ साथ BEO को भी जिम्मेवार ठहराया है। उनका वेतन भी रोका गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल पोशाक के मद में 600 रुपये मिलते हैं। शिक्षा विभाग ने DBT के माध्यम से 30 सितंबर तक सभी छात्रों को पोशाक की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। विभाग ने निर्देश दिया था कि जिन बच्चों के खाते नहीं खुल पाए हैं उनके माता पिता के खाते में ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके बावजूद बच्चों को पैसे नहीं मिले। देश के किसी भी हिस्से में साइबर ठगों को शीघ्र दबोचेगी CID। विमान से जाएगी टीम। राज्य में साइबर अपराध के जरिए धोखाधड़ी कर राशि हड़पे जाने की घटनाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए अपराध अनुसंधान निगम CID ने रणनीति बनाई है। इसके अनुसार देश के किसी भी हिस्से में मौजूद साइबर अपराधियों तक पहुंचकर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। CID ने गृह विभाग से साइबर अपराध की जाँच से निपटने वाली टीम के लिए हवाई यात्रा सुविधा देने की मांग की है ताकि जरूरत के हिसाब से टीम में शामिल संबंधित कर्मी को विमान से यात्रा में तकनीकी समस्या ना हो। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को भी ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा देने का अनुरोध किया गया है। मालूम हो कि अब तक साइबर टीम में शामिल कुछ अफसरों को ही विमान से यात्रा की अनुमति प्राप्त है। CID की दलील है कि साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों द्वारा डिजिटल डेटा में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है या मिटाया जा सकता है। इसलिए बिना किसी देरी के डिजिटल फुटप्रिंट व मनी ट्रेल को ट्रेस करना और अपराधियों की गिरफ्तारी अवश्य है। कई सिम कार्ड उपयोगकर्ता बैंक खाता धारक और IP एड्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। इसलिए सुराग मिलते ही साइबर टीम को वहां जल्द पहुंचना जरूरी होता है। CID से मिले प्रस्ताव पर गृह विभाग गंभीरता से विचार कर रहा। सरकार की अनुमति मिलने पर साइबर अपराध की जांच में तेजी आएगी और अपराधियों तक टीम आसानी से पहुंच पाएगी। लोहरदगा में नहीं रुक रही सड़क दुर्घटना। 9 महीने में 54 की गई जान, 61 लोग हुए घायल। लोहरदगा जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ती सड़क दुर्घटना से हर कोई चिंतित है। जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा की जानकारी भी दी जा रही है। इसके बावजूद सड़क हादसे में कमी नहीं हो रही है। यदि जनवरी से लेकर सितंबर तक की बात की जाए तो लोहरदगा जिला में कुल 82 सड़क दुर्घटनाएं हुई है जिसमें 54 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 61 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले 9 महीनों में हुई मौत में सर्वाधिक वैसे लोग थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। लोहरदगा के शांति आश्रम और बिजली ऑफिस के बीच BS कॉलेज रोड एवं BIT में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। जामताड़ा जिले में होता था सबसे अधिक अवैध शराब का धंधा। सबसे ज्यादा प्राथमिकियां भी इसी जिले में दर्ज कराई गई है। ED की पूछताछ में शराब घोटाला और जमीन बालू के अवैध धंधे में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार योगेंद्र तिवारी लगातार खुलासे कर रहा है। तिवारी ने बताया कि वह शराब के अवैध भंडारण में शामिल था। वह सबसे अधिक जामताड़ा जिले में अवैध रूप से शराब का स्टॉक किया करता था। वह बाद में इस शराब को लाइसेंसी खुदरा दुकानों में अवैध रूप से बेचा करता था ताकि उत्पाद विभाग और पुलिस की पकड़ में नहीं आए।
है, अवैध शराब के भंडारण मामले में जामताड़ा जिले में अलग अलग 10 थानों में मामला दर्ज है। इसमें जामताड़ा जिले के बागडेहरी, कुंडाहिट, नाला, बिंधा पाथर, करमटाड़, फतेहपुर और नारायणपुर थाने शामिल है। इन सभी में वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इस अवैध धंधे से उसने अकुत संपत्ति बनाई है। तिवारी से ईडी लगातार पूछताछ कर रहा है। पहले उससे 8 दिनों तक पूछताछ हुई थी। इसके बाद फिर 6 दिनों की पूछताछ के लिए ईडी की विशेष कोर्ट ने अनुमति दे दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि तिवारी को अवैध शराब, जमीन व बालू के धंधे में कई नेताओं और अफसरों का सहयोग मिलता रहा है। इस बारे में पूछताछ करना बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।